आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 27 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। इससे पहले करंट अफेयर देखने के लिए आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। ये एग्जाम रेलेवेंट करंट अफेयर हैं, मतलब जो एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका पीडीएफ मिल जाया करेगा। सारे पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएंगे। टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, फाइल वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। अगर हम बात करें, कल मैंने एक सवाल पूछा था आपसे, 2 बच्चों ने उसके सही जवाब दिए हैं कि मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट जो होती है सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखने की, वो कौन तय करता है। तो इसका सही जवाब है बैंक ही तय करता है। इसीलिए हर एक बैंक का जो मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया होता है वो अलग होता है और ये एक फिक्स भी नहीं है। जो शहरी ब्रांचेज हैं, अर्बन एरिया की हैं, उनके लिए अलग होता है। जो रूरल एरिया की ब्रांचेज हैं उनके लिए अलग होता है और हर बैंक की अपनी अलग मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया ऐसा होता है। तो ये इसका बी वाला क्या है आंसर, करेक्ट है। ये 2 बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। और ये भी देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप मिनिमम बैलेंस मान लीजिए नहीं रखते हैं तो क्या होती है, पेनाल्टी, उस पर कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। आते हैं आज के सवाल पे कि यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जिनके बारे में कल भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले बता रहा कि इनके पास बहुत सारे मंत्रालय हैं, इन्होंने मिनी रत्न का जो स्टेटस है वो कौन से पीएसयू को दिया है। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपसे बात करी थी, नवरत्न की जब बात करी थी मैंने, जब नाम आया था किसका, बीईएल का आया था। तो नवरत्न स्टेटस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, वो सब बातें करी थी। मिनी रत्न आज आ गया है और ये कैटेगरी 1 का है। तो ये जो पीएसयू है ये है बी वाला ऑप्शन, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सीईएल, इसका क्या आंसर करेक्ट है। इसको मिनी रत्न कैटेगरी मिल चुकी है। मतलब चौंकाने वाली बात यह है क्योंकि ये जो पीएसयू है सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये घाटे में चल रहा था और इसको लेकर के तो ये भी था कि इसे प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा, और लेकिन ये उसके बाद से ना सिर्फ घाटे से अपने उबरा बल्कि प्रॉफिट मेकिंग पीएसयू बन चुका है और गवर्नमेंट को अब ये डिविडेंड भी इसने दिए हैं लगातार 3 साल, और इसीलिए इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 का जो स्टेटस है वो दिया गया है। अगर हम बात करें वो पब्लिक सेक्टर की अंडर टेकिंग जो होती हैं वो मतलब एक ग्रेटर डिग्री ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम उनको प्रदान होता है। मैंने आपको बताया था महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न 3 कैटेगरीज हैं। ये अगर मिल गई तो एक तरीके से उनको कुछ ना कुछ फ्रीडम मिल जाती है, कुछ फाइनेंशियल एटॉनमी प्राप्त हो जाती है बाकी के और पीएसयू की तुलना में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इनकी 2 कैटेगरीज जो हैं, मिनी रत्न में 2 कैटेगरीज होती है, महारत्न और नवरत्न में नहीं है। तो अगर कोई कंपनी मिनी रत्न कैटेगरी 1 है तो उसके लिए क्या रहता है कि वो कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है 1000 करोड़ रुपए तक का, तो उनको गवर्नमेंट अप्रूवल की जरूरत नहीं है। इससे ज़्यादा होगा तभी अप्रूवल की जरूरत पड़ेगी, इससे कम है तो वो खुद ही जो भी वो उनका नेट प्रॉफिट वगैरह है या फिर जो भी उनके पास जो बजट है 1000 करोड़ रुपए से कम का, वो खर्चा कर सकते हैं। वहीं अगर कैटेगरी 2 में कोई पीएसयू आता है तो ऐसी कंपनियां वो 500 करोड़ रुपए तक का जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो कर सकते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये जो पीएसयू है कैटेगरी 1 में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अगर हम इसी में थोड़ा और डिटेल में चलें और बात कर लें कि मिनी रत्न कंपनी बनने के लिए किसी भी पीएसयू के लिए क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो पहला क्राइटेरिया तो ये है कि उसको कॉन्जिक्यूटिवली लगातार 3 सालों तक प्रॉफिट में रहना होगा। ऐसा नहीं कि 1975 में प्रॉफिट में थे फिर एक बार हम बीच में आए थे, फिर ऐसा नहीं, लगातार 3 साल प्रॉफिट में रहना होगा। और लिखा हुआ है कि जो उनका प्री टैक्स प्रॉफिट है वो कम से कम 30 करोड़ रुपए होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का, या फिर जो उनका एनुअल टर्नओवर है वो 120 करोड़ रुपए का होना चाहिए लास्ट 3 ईयर्स का, तभी उनको मिनी रत्न का जो दर्जा है वो दिया जाता है। वहीं अगर बात करें कैटेगरी 2 की तो इसमें ये वाला क्राइटेरिया तो है ही कि लगातार 3 साल प्रॉफिट में रहना चाहिए और प्री टैक्स जो प्रॉफिट है वो इसमें 20 करोड़ तक का होना चाहिए, या फिर जो टर्नओवर है वो 80 करोड़ रुपए तक का होना चाहिए पिछले 3 सालों तक का, तो उनको मिनी रत्न कैटेगरी 2 का दर्जा दिया जाता है। इसी में अगर मैं बात करूं आपसे सीएल के बारे में, जैसा मैंने कहा कि लॉस मेकिंग पीएसयू थी, इसको लेकर के तो हम लोग आते जाते थे, तो इसका जो यहाँ गाजियाबाद में ऑफिस है उसके बाहर भी बोर्ड लगे रहते थे प्राइवेटाइजेशन को लेकर के, धरने वगैरह को लेकर के। उसके बाद से इस पीएसयू ने 3 साल लगातार प्रॉफिट दिया है और अपने प्रॉफिट से गवर्नमेंट को डिविडेंड भी दिया हुआ है। तो अगर हम बात करें नेट प्रॉफिट के सीईएल की तो वो कितना है, इस साल का है 58 करोड़ रुपए का, ये नेट प्रॉफिट है। अगर हम बात करें इसके मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन कौन है तो ये है चेतन प्रकाश जैन, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। ध्यान रखिए इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली पे, लेकिन जो इसकी फैक्ट्री कह लीजिए या फिर जो ऑपरेशनल जो इसकी ब्रांच है वो गाजियाबाद में पड़ती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगला सवाल,
इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो ये इंटरनेशनल डे है, इसको लेकर के भारत सरकार की तरफ से भी न्यूज आई थी, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये डे। ये हर साल 26 जून को मनाया जाता है। नाम से स्पष्ट है कि ये जो ड्रग्स अब्यूज़ है या फिर जो इलिसिट ट्रैफिकिंग है, इसके विरुद्ध में ये डे मनाया जाता है। इसकी 2024 की थीम क्या थी? लिखा था एविडेंस इज क्लियर, इन्वेस्ट इन प्रिवेंशन। और भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि जो ड्रग अब्यूज़ है उसको जीरो किया जा सके, उसके लिए बहुत सारे कदम उठाए जा रहे हैं। इसको लेकर के यूनाइटेड नेशंस की एक अपनी संस्था है UNODC, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। तो ये अलग से संस्था है जो इस डे को सेलिब्रेट करती है, फिर इसके ऊपर काम करती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट बात करते हैं, अगली न्यूज है कि DRDO ने मीडियम रेंज माइक्रोवेव ऑब्सक्यूरेंट शैफ रॉकेट, इसको शॉर्ट में अगर हम कहें तो MOC कहते हैं, ये किसको हैंडओवर किया है? तो इसको हैंडओवर किया गया है इंडियन नेवी को। तो अब ये समझेंगे खास क्या है इसमें, आखिर क्यों ये न्यूज में आ रहा है और इम्पॉर्टेंट भी है। तो ये जो रॉकेट है इसको DRDO ने डेवलप किया है और यहाँ पे ये जो MOC है ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे बना हुआ रॉकेट है, जिसका काम कहता है दैट क्लॉक्स शिप्स प्लेन्स एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स इन अ माइक्रोवेव शील्ड। मतलब अगर समझिए कि ऊपर से कोई ड्रोन उड़ रहा है या फिर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है किसी भी तरह का, तो होता क्या है कि अगर किसी दुश्मन की टेरिटरी में है तो नीचे जो रडार लगे रहते हैं वो क्या करते हैं, इसकी जानकारी ले लेते हैं ऊपर से हमारा नहीं बल्कि किसी और देश का विमान उड़ रहा है। तो इसके बाद फिर उसके लिए जो काउंटर मेजर्स हैं वो जो भी कंट्रीज़ हैं, एनिमी कंट्रीज उठाते हैं। लेकिन ये क्या होगा, अगर इस रॉकेट को फायर किया जाएगा तो ये रॉकेट क्या करेगा, एक सीमित दायरे तक, और काफ़ी लंबा दायरा होगा, एक माइक्रोवेव की शील्ड बना लेगा। इससे होगा क्या कि अगर रेडार से कोई ट्रैक भी करना चाहेगा ना, कर नहीं पाएगा, बल्कि उसको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं, इस एरिया में कुछ है ही नहीं। तो एक तरीके से क्लॉकिंग डिवाइस की तरह पे ये काम करेगा और रेडार का जो सिग्नल भी होगा वो या तो ट्रैक कर भी पाएगा, रेडार तो समझ ही नहीं पाएगा क्या है, मतलब साइज वगैरह जो एग्जैक्टली दिख जाता है वो इसमें डिटेक्ट नहीं हो पाएगा, बहुत ही हार्ड हो जाएगा। तो ये DRDO ने डेवलप करी है कटिंग टेक्नोलॉजी का रॉकेट, जो कि आने वाले समय में इंडिया के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, जिसको इंडियन नेवी को भी ट्रांसफ़र किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला सवाल है कि डैश री इलेक्टेड एज लोकसभा स्पीकर। अभी इनका चुनाव हुआ था तो लोकसभा स्पीकर कौन बने हैं? तो ये बने हैं फिर से एक बार ओम बिरला, लगातार दूसरी बार बने हैं ओम बिरला लोकसभा के स्पीकर। हालांकि इस बार जो लोकसभा के स्पीकर थे विपक्ष की तरफ से के सुरेश को उतारा गया था, लेकिन ध्वनि मत से ही पारित हुआ है कि ओम बिरला स्पीकर बनेंगे। इस पर डिवीज़न ऑफ वोट नहीं लिया गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में कि भाई स्पीकर का मतलब क्या है, क्या कोई खास पद है? हाँ, बहुत खास पद होता है कि जो भी स्पीकर होता है वो लोकसभा का हेड होता है, जो कि लोअर हाउस होता है पार्लियामेंट का, और एक डिसाइसिव हाउस होता है जहां से सारे डिसीजंस, या फिर लोकसभा में आपको पता है कि जो जनता के प्रतिनिधि हैं चुने हुए वो बैठते हैं। इसका काम क्या होता है स्पीकर का? तो लिखा दे कंडक्ट प्रोसीडिंग इन हाउस इंश्योरिंग ऑर्डर डिसिप्लिन एंड डेकोरम अमंग द मेंबर्स। क्या आपने देखा होगा बीच कुर्सी में बैठ करके किसको बोलना है, कितनी देर बोलना है, कोई हल्ला गुल्ला मचा रहा है तो उसको निष्कासन भी कर देते हैं, वो सारे काम स्पीकर का होता है। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पीकर का कि वो किसी भी बिल को, वो मनी बिल है कि नहीं है, इस चीज़ को डिसाइड करने का काम स्पीकर का होता है। अगर आपको पता है कि ये मनी बिल होता है नहीं होता है, ये इम्पोर्टेंस क्या रखता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। बाकी जब दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ज्वाइंट सेशन होता है तो उसकी जो अध्यक्षता है वो लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं। ये सवाल डायरेक्ट पूछा जा चुका है SSC CGL में और जो भी इस तरह के एग्जामिनेशन होते हैं उसमें। फिर अगर कहीं पे कोई मत पड़ रहा है किसी भी चीज़ को लेकर के और वहाँ पे डेडलॉक की कंडीशन आ गई, मतलब बराबर बराबर के वोट पड़ गए हैं, तो ऐसे में जो वोट देने वाला होता है वो आखिरी में लोकसभा का स्पीकर ही होता है। फिर से बता दूं, लोकसभा का स्पीकर शुरुआत में किसी भी मामले पे वोट नहीं देता है, केवल डेडलॉक सिचुएशन से निकालने के लिए ही लोकसभा के स्पीकर वोट देते हैं। ओम बिरला कौन है? तो ये 3 बार के बीजेपी के MP हैं। कहाँ से? राजस्थान के कोटा से। और अगर इसी में मैं बात करूँ कि भारत के पहले लोकसभा के स्पीकर कौन हैं, तो ये हैं GV मावलंकर। ये भी सवाल कई बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, द भारत सेंटर फॉर ओलंपिक रिसर्च, इसको शॉर्ट में BCOR भी कहते हैं, आगे इसी नाम से रेफर किया जाएगा। ये तो इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है, इनॉग्रेट किया गया, कहाँ पे किया गया है? तो लिखा हुआ है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में।
अगर आपको इतना भी पता हो कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी कहाँ पे ओपन हुई है भारत की, तो आप बता पाएंगे इसका सही जवाब क्या है, डी, गुजरात में। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगर हम बात करें कि जो ओलंपिक से रिलेटेड न्यूज है ना, तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट कौन है जिन्होंने इसको इनॉग्रेट किया, तो ये है पीटी ऊषा। और अगर हम बात करें राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की गुजरात में कहाँ पे है, तो ये है गांधीनगर में, गुजरात में है। और अगर हम बात करें BCURE की, तो ये लिखा हुआ है कि स्टैंड्स एज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एंड साउथ एशिया। मतलब अपनी तरह का ये जो इस तरह का सेंटर इंडिया में पहला है, साथ ही साथ साउथ एशिया में भी पहला है, लेकिन पूरी दुनिया में ये 71st सेंटर है। मतलब दुनिया भर में इससे पहले 70 सेंटर खुल चुके हैं, भारत में 71st सेंटर ये हुआ है। इसका एम क्या है, नाम से स्पष्ट है, आप जान सकते हैं। देखा, द सेंटर एम्स टू सपोर्ट एंड इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ रिसर्चर्स, एकेडमिशियन, कोचेस, ओलंपिक इंथुजियास्ट अक्रॉस द कंट्री। ये इसका क्या है, एम है जो खुला गया है। इसकी आप फोटो यहाँ पे देख सकते हैं। बीच में भारत की पूर्व जो है धावक पीटी ऊषा या और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ये बैठे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, चैंग 6 मिशन ऑफ डैश रिटर्न कैप्सूल कैरिंग इन द फर्स्ट सॉइल सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम द फार साइड ऑफ द मून। जो मून का डार्क साइड है या फार साइड है, तो वहाँ से कौन से देश का ये जो मिशन है चैंग 6 का मतलब यहाँ पे कि छठी बार ये मिशन गया है। हर बार जो मिशन गए चैंग 1, 2, 3, हर बार इसका जो सोफिस्टिकेशन है बढ़ता गया है, इसकी जो सफलता है बढ़ती गई, ये फेल नहीं हुए मिशन। तो ये चाइना का मिशन है। बी वाला ऑप्शन क्या है इसका सही है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि अब आपने फोटो या वीडियो अगर देखी हो इसकी, कि पैरासूट के माध्यम से ये धरती पे नीचे उतरा, कुछ इस तरह का ऐसे कैप्सूल था। तो इस कैप्सूल में मून के फार साइड की जो मिट्टी है उसको लाया गया, लगभग 2 किलो जो मिट्टी है उसको लाया गया है। अब इसकी टेस्टिंग वगैरह नहीं हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो मिट्टी है कि 2.5 बिलियन ईयर्स क्या है, ओल्ड है। और हो सकता है इससे बहुत कुछ अमेजिंग डिस्कवरी देखने को मिले, अगर चाइना दुनिया को बताए तब। कहाँ से लाया गया है, तो चाइना का जो सबसे बड़ा क्रेटर है वहाँ से इस मिट्टी को लाया गया है। अगर आपको नाम पता है इसका तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। हिंट देता हूँ, नाम इसका ए से स्टार्ट होता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेंटर अनाउंस्ड 1 ईयर एक्सटेंशन फॉर इंटेलिजेंस ब्यूरो डायरेक्टर डैश। कि सेंटर ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के कौन है डायरेक्टर जिनको 1 साल का एक्सटेंशन दे दिया, तो ये है तपन कुमार डेका। ए वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। जैसे अजीत डोभाल को जो फिर से रिअपॉइंट किया गया, तो उसके बाद ही इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो डायरेक्टर हैं इनको 2025 तक का एक्सटेंशन दे दिया गया। अगर हम इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है। इसको अगर बात करें बनाया कब गया था, तो बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं कि इसको 1887 में बनाया गया था। मतलब ये भारत की आज़ादी से बहुत साल पहले इसको बनाया गया था एज अ सेंट्रल स्पेशल ब्रांच के तौर पे। आज़ादी के बाद ये आईबी बना। इसका काम क्या होता है कि भारत के जो इंटरनल मैटर्स होते हैं, जो इंटेलिजेंस होती है, उसको गैदर करना, और बाहर के जो देश अगर कोई इंटेलिजेंस गैदर कर रहे हैं हमारे देश में, तो उन सब का पर्दाफाश करना, वो सब आईबी का काम होता है। और आपको पता है IBACO करके एक आपकी वैकेंसी भी आती है, वो भी बच्चे भरते हैं। अगर इसमें हम बात करें कि सिर्फ इन्हीं को एक्सटेंशन मिला है क्या, तो ये जवाब गलत होगा। सेंटर ने नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC के जो सेक्रेटरी जनरल हैं भारत लाल, इनको भी 1 साल का एक्सटेंशन दिया है इसी के साथ। अगले सवाल पे आते हैं। लिखा हुआ है, डैश टू होस्ट फर्स्ट IDF रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस फोकसिंग ऑन एशिया पैसिफिक। तो पहली IDF की रीजनल डेयरी कॉन्फ्रेंस आयोजित हो रही है। ये कहाँ पे हो रही है, कोच्चि में हो रही। बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। अब दूध वगैरह का नाम आता है तो या तो गुजरात के अमूल आपको याद आएंगे, या हरियाणा याद आता है, दिल्ली याद आता है, लेकिन इसका बी वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ये IDF क्या है, तो IDF का मतलब है इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन से। तो ये जो कॉन्फ्रेंस है इसको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB और IDF इसको ज्वाइंटली मिल करके ऑर्गेनाइज कराए हैं। इसकी इस बार की थीम क्या थी, फार्मर सेंट्रिक इनोवेशन इन डेयरिंग। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल ये पैराग्राफ के रूप में है। लिखा हुआ है क्या, स्पेक्ट्रम ऑक्शन 2023-24 कंक्लूड सक्सेसफुली। तो ये स्पेक्ट्रम ऑक्शन किया गया है, मतलब क्या है कि जो मोबाइल से हम बात करते हैं ना, तो उसके अलग अलग अपने स्पेक्ट्रम होते हैं। हर कंपनियों को एक स्पेक्ट्रम खरीदना पड़ता है ताकि वो उस स्पेक्ट्रम पे ऑपरेट कर पाएँ, तो उसी का ऑक्शन होता है। तो
तो ऑक्शन इस बार 2023-24 का भी कंक्लूड हुआ सक्सेसफुली। इसमें टोटल जो सरकार को पैसा प्राप्त हुआ 11,340 करोड़ रुपए प्राप्त हुए रेवेन्यू के तौर पे। टोटल जो ऑक्शन किया गया है 141.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का। इसमें कौन कौन से स्पेक्ट्रम थे अवेलेबल ये आप डिटेल यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें कुछ स्पेक्ट्रम ऐसे थे जैसे 26 गीगाहर्ट्ज का, 3300 मेगाहर्ट्ज का। इन सब के लिए किसी ने बोली नहीं लगाई, लेकिन बाकी के लिए बोली लगाई। और इसमें अगर हम बात करें किसने पार्टिसिपेट किया था तो केवल 3 कंपनियां हैं भारत में, भारती एयरटेल लिमिटेड, रिलायंस जियो इन्फोकॉम और वोडाफोन आइडिया लिमिटेड। इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया जिनको जो स्पेक्ट्रम खरीदना था। सबसे ज़्यादा भारतीय एयरटेल ने खरीदा है, 97 बैंड्स खरीदे इसने, अलग अलग जो मेगाहर्ट्ज के हैं, और टोटल 6,856.76 करोड़ रुपए के स्पेक्ट्रम खरीदे गए हैं। तो ये सारी डिटेल आप याद रख सकते हैं। कोई भी ऐसे पूछ लेगा सबसे ज़्यादा स्पेक्ट्रम किसने खरीदे तो आप बता पाएंगे। अब नेक्स्ट न्यूज़ क्या है कि भारत के जो कैग हैं उन्होंने इनॉग्रेट किया चैडविक हाउस को नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम। तो ये चैडविक हाउस नेविगेटिंग ऑडिट हेरिटेज म्यूजियम शिमला में है। ये याद रखिए कहाँ पे है ये, तो इसका इनॉग्रेशन किया है। ये जो चैडविक हाउस था ना, ये कह सकते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता था। और पहले क्या होता था कि जो ऑडिटर वगैरह की जो ट्रेनिंग वगैरह होती थी चैडविक हाउस में ही हुआ करती थी। बाद में फिर इसका जब शिफ्ट कर दिया गया दूसरी जगह पे तो ये धीरे धीरे अपना अस्तित्व खोने लगा। लेकिन बाद में फिर 2020 के आसपास जो है प्रसार भारती के साथ कुछ समझौता वगैरह करके कैग जो संस्था है उन्होंने मिल करके यहाँ पे म्यूज़ियम अभी ये ओपन किया है। वर्तमान समय में कैग कौन है तो यह गिरीश चंद्र मुर्मू। अब आते हैं हम कुछ बैंकिंग अवेयरनेस और स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस पे। पहला सवाल, आज हम जो बैंकिंग अवेयरनेस क्वेश्चन करने वाले हैं ये चेक से रिलेटेड होंगे। लिखा है चेक विच आर एटलीस्ट डैश आर कंसिडर्ड स्टेल। अब यहाँ पे एक टर्म रह गया लिखना ओल्ड, है ना, कि ऐसे चेक जो कम से कम इतने महीने अगर पुराने हैं तो उन्हें क्या कहा जाता है, स्टेल चेक कहा जाता है। तो बहुत सारे बच्चे 6 महीने कर देंगे, ये लिमिट पुरानी थी। नई लिमिट क्या है, 3 महीने, कि अगर आपके पास कोई चेक है जो 3 महीने से ज़्यादा जिसमें अवधि हो गई है तो उसे स्टेल चेक की उपाधि, मतलब अगर आप उसे बैंक में डालेंगे तो आप उसे इन कैश नहीं कर पाएंगे, है ना। अगला क्वेश्चन लिखा है चेक विथ 2 स्लोपिंग पैरेलल लाइंस विथ वर्ड अकाउंट पेई रिटर्न आर कॉल्ड। देखा होगा ना, ऐसे मान लीजिए चेक रहता है और ऐसे 2 लाइन ऐसे लिखा, केवल अगर 2 लाइन भी खींचा हो, अकाउंट पे ना भी लिखा हो, केवल 2 पैरेलल लाइंस हो, या फिर ऐसे ऐसी करके लिख देते हैं लोग, तो ऐसे चेक्स को क्या कहते हैं, तो ऐसे चेक्स को कहा जाता है क्रॉस्ड चेक। इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो चेक है, जैसा पता है अकाउंट पे ही है, कि अगर ये चेक मान लीजिए आपका गिर भी गया, आपके हाथ से किसी और के पास पहुंच गया, तो इस चेक को अपने अकाउंट में डाल करके पैसा ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये चेक जाएगा उसी अकाउंट में जो अकाउंट नंबर लिखा गया है या फिर जिसका नाम उस चेक पे लिखा गया है उसी के नाम से ही ये चेक जाएगा। मान लीजिए इस पे मनोज नाम लिखा गया है और आपने अगर चेक उठाया है, आपका नाम मान लीजिए विनय है, तो आप अपने अकाउंट में डालेंगे तो नहीं जाएगा। ध्यान रखिए, इसीलिए कहा जाता है कि जब भी चेक काटिए तो अकाउंट पे ही कर दीजिए ताकि उससे फर्जीवाड़ा ना हो सके, है ना। ऐसे 2 पैरेलल लाइंस खींच लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगर हम नेक्स्ट देखते हैं, लिखा गया है द बैंक इशू दीज चेक्स ऑन बिहाफ ऑन अकाउंट होल्डर टू मेक रेमिटेंस टू अनदर पर्सन इन द सेम सिटी इज नोन एज। ये मैं आपको दे रहा हूँ सवाल कि आप इसे कमेंट करके बताइए कि बैंक कौन सा चेक इशू करता है उसे क्या कहते हैं, और ये सारी कंडीशन जिसमें मेट होती हैं। कमेंट करके बताइए, जिनका कमेंट सही होगा मैं उसका नाम कल की क्लास में लूँगा। अब हम कुछ अगर बात करें स्टैटिक जीके की, तो नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो ये सिचुएटेड है कर्नाटका में। बी वाला ऑप्शन सही है। बहुत ही बार इसका नाम लिया जाता है, किसको लेकर के फेमस है ये एक टाइगर रिजर्व है नागरहोल। तो टाइगर रिजर्व होने की वजह से बहुत फेमस है। और जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है ना, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, उसके पार्ट में ये आता है नागरहोल। और अभी तो ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पे भी कंसीडर किया जा रहा है। अगर कुछ न्यूज़ आती है इसको लेकर के तो आपको बताया जाएगा। ये ध्यान रखिए, कर्नाटका में ये है और इनसे रिलेटेड ये जानकारियाँ हैं। अगला सवाल है दाचिगम नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है, तो दाचिगम नेशनल पार्क सिचुएटेड है जम्मू एंड कश्मीर में। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। ध्यान रखिएगा कि अब जो नेशनल पार्क हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख, पहले तो एक ही हुआ करता था जम्मू कश्मीर, अब आपको थोड़ा सा उसको सेग्रीगेट करके चलना पड़ेगा। जैसे हेमिश की बात करूँ तो लद्दाख में पड़ता है, वो लद्दाख कहा जाएगा। दाचिगम कहाँ पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। दाचिगम नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है, तो एक तो मस्क डियर के लिए फेमस है, मस्क डियर यहाँ पाए जाते हैं। दूसरा यहाँ पे स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, तो उनके लिए भी ये फेमस है दाचिगम नेशनल पार्क।
तो आज के इस करंट अफेयर में इतना ही। आई होप आपको ये सारी न्यूज़ें समझ में आएंगी, पसंद आई होंगी। अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बिना लाइक के मत जाइएगा। इस तरह के और आपको न्यूज़ चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि इस तरह के और आपको न्यूज़ मिल सकें। बाकी PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारे PDF मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी लोगों को बाय।